क्योंकि ये सारे रैंडमली मूव कर रहे थे ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, तो उनका जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकाला हमने वो 0 आया। पर जब हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये खुद अपना इनसाइड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इसी की तरह ये भी कंडक्टर की बराबरी करेगा। तो ये क्या करेगा, इस आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ई इनसाइड। इस जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव उसकी डायरेक्शन होगी, इसकी तरह ही। पर चूंकि ये नॉन कंडक्टर है, ये हमारा नॉन कंडक्टर है, तो ये इसकी देखा देखी तो कर सकता है पर इसके जैसा सेम नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या होगा कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अमाउंट में कम होगा, यानी इसके लिए जो ई इनसाइड होगा वो कम होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा ही जनरेट होगा। उस जैसे इसमें तो उसके बराबर वो जनरेट कर रहा था, जो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके इक्वल अमाउंट में वो अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है, पर नॉन कंडक्टर नहीं कर सकता। इसका जो ई इनसाइड है, जैसे मैंने देखो ये बड़ा बनाया है ये एरो और ये एरो छोटा बनाया है, इसका मतलब ये है कि जो इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अमाउंट में भी छोटा है। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये 0 नहीं होंगे। ये तो दोनों 0 गए, नेट एक दूसरे को कट कर दिया, 0 गए, पर यहाँ पे ये 0 नहीं होंगे। तो इनसे इन डाई इलेक्ट्रिक में एक नेट डाइपोल मोमेंट बनेगा इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, और ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों से एक डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा इस डाई इलेक्ट्रिक में। और उस डाइपोल मोमेंट यानी यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट आ रहा है उसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। यानी पोलराइजेशन क्या हो गया कि किसी भी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में या डाई इलेक्ट्रिक में कोई भी यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट जनरेट हो रहा है उसको हम बोलेंगे उसका पोलराइजेशन। अब ये डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, जैसे हमने बात तभी की नॉन कंडक्टर्स होते हैं। नॉन कंडक्टर क्या हो गए, जैसे वुड स्लैब हो गई, ग्लास स्लैब हो गई, तो ये सारे डाई इलेक्ट्रिक्स में आते हैं। ये सारे अभी हम कैपेसिटर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। तो अब हम बात करेंगे कैपेसिटर के बारे में कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर होता है एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो कंडक्टर को हम सेपरेट करते हैं किसी भी इंसुलेटर से। जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर है, और ये भी कोई कंडक्टर है, इन दोनों को हमने सेपरेट कर दिया, या तो इनके बीच में कोई इंसुलेटर रख दिया या इन दोनों को किसी डिस्टेंस पे रख दिया, तो ये पूरा अरेंजमेंट क्या हो गया, ये कैपेसिटर कहलाएगा। अब ये कैपेसिटर को हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हम मिनिमम स्पेस में मैक्सिमम चार्ज को स्टोर कर सकें। चार्ज को स्टोर करने के लिए हम कैपेसिटर का सेटअप रखते हैं। तो इसमें क्या होगा, दो कंडक्टर हो गए कोई भी। अब ये कंडक्टर कोई भी शेप के हो सकते हैं, ये स्फेरिकल भी हो सकते हैं, ये प्लेट शेप के भी हो सकते हैं, ये रॉड शेप के भी हो सकते हैं। कोई भी दो कंडक्टर्स को हमने एक डिस्टेंस पे या एक इंसुलेटर के माध्यम से सेपरेट कर दिया उनको, तो उस सिस्टम को हम बोल देंगे कैपेसिटर। अब कैपेसिटर का मेन मोटिव होता है स्टोरेज ऑफ चार्ज। किसी भी चार्ज को स्टोर करना ही कैपेसिटर का मेन यूज है। ये इसको डेली लाइफ में भी हम यूज लेते हैं। तो इसका मेन प्रिंसिपल क्या है कि किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी कंडक्टर की हमें शेप या साइज को चेंज किए बिना हमें उसका चार्ज का जो स्टोरेज है वो इंक्रीज करना है। यानी अगर ये पहले मान लो 2 कूलम चार्ज स्टोर करा था अपने अंदर, तो हमें ना तो इसकी शेप को बिगाड़ना है ना साइज को चेंज करना है। इन सबसे छेड़छाड़ किए बिना हमें ऐसा इसको सेटअप करना है ताकि वो 2 कूलम से ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सके। तो हम उसको कैसे करेंगे, हम उसके पोटेंशियल को नॉर्मली डिक्रीज कर देंगे। तो उसकी पोटेंशियल को डिक्रीज करेंगे तो उसके चार्ज की जो स्टोरिंग कैपेसिटी होगी वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो पहले अगर वो 2 कूलम चार्ज स्टोर करा था तो अब वो करेगा 3 कूलम चार्ज स्टोर करेगा, 4 कूलम। तो वो पोटेंशियल को जितना हम डिक्रीज करेंगे उस पर डिपेंड करेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि जैसे ये तो हमने 2 कंडक्टर का सेटअप माना है, तो क्या हम किसी भी सिंगल कंडक्टर को भी कैपेसिटर मान सकते हैं? हाँ, हम बिल्कुल मान सकते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे मान लो ये एक कंडक्टर है, इसको हमने कैपेसिटर माना, मैंने बोल दिया कि ये कैपेसिटर है, तो ये सिंगल तो कैपेसिटर नहीं हो सकता। पर इस कंडीशन में हमने क्या मान लिया कि दूसरा जो कंडक्टर है, इसके साथ वाला जो पेयर अप कंडक्टर है, उसको हमने इनफाइनाइट पे मान लिया। तो एक इनफाइनाइट पे और एक यहाँ पे, तो इसको सिंगल कंडक्टर को हमने कैपेसिटर मान लिया।
तो क्या हो गया कि उस कंडीशन में उसकी जो दूसरी प्लेट थी या दूसरा जो कंडक्टर था वो इनफाइनाइट पे। तो ये होता है कैपेसिटर। ये मेनली चार्ज को स्टोर करने के लिए होता है। ये होम अप्लायंसेज में भी यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैपेसिटेंस क्या होता है। अब हम बात करते हैं कैपेसिटेंस के बारे में कि कैपेसिटेंस क्या होता है। तो जैसे हम किसी भी चीज को हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, या हम किसी भी कंटेनर में पानी डालेंगे तो उसके वाटर का लेवल बढ़ेगा। वैसे ही अगर हम किसी भी चीज को या किसी भी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। तो इसका क्या मतलब हो गया कि उसका जो चार्ज है वो पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है। चार्ज को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके पोटेंशियल के। यहाँ पे पोटेंशियल नहीं है, मैंने पहले भी बताया था कि पोटेंशियल अपने आप में कुछ उसका सिग्निफिकेंस नहीं है। हम लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम कहीं भी पोटेंशियल की बात करते हैं तो उस पोटेंशियल का मतलब है हम उसका डिफरेंस ले रहे हैं इनफाइनाइट के रेस्पेक्ट में, पर पोटेंशियल डिफरेंस ही लेते हैं, सिर्फ पोटेंशियल नहीं होता। तो जो चार्ज है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा C। ये जो C है, ये C का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q अपॉन V, यानी चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये C है, इसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। ये जो पोटेंशियल का जो कांस्टेंट आया है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो इस फॉर्मूले से इसका हम क्या निकाल सकते हैं डेफिनेशन, कि अगर मैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस को कर दूं 1 वोल्ट तो C जो है वो Q के इक्वल हो जाएगा। यानी किसी भी कंडक्टर का या किसी भी सब्सटेंस का पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए जो चार्ज रिक्वायर्ड होता है उसको हम बोलते हैं उसका कैपेसिटेंस। यानी अगर हमने बोल दिया कि ये मार्कर है, इसका कैपेसिटेंस है 1 फैरेड, कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैरेड। तो अगर इसका मैंने बोल दिया कि कैपेसिटेंस यानी C की वैल्यू 1 है, तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि इस मार्कर का पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए मुझे 1 कूलम चार्ज देना पड़ेगा। अगर 5 बोल दूं तो इसका मतलब है कि इस मार्कर का पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए मुझे 5 कूलम चार्ज देना पड़ेगा। तो ये हो गई इस कैपेसिटेंस की डेफिनेशन। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी भी कैपेसिटर की वो कैपेसिटी यानी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी, किसी भी कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्योंकि हमने पढ़ा है कि कैपेसिटर को हम क्यों यूज लेते हैं, चार्ज को स्टोर करने के लिए। सो द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटेंस या इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। अब हमने कैपेसिटेंस यानी C का फॉर्मूला देख लिया Q अपॉन V। Q की यूनिट होती है कूलम, V की होती है वोल्ट। तो कैपेसिटेंस की यूनिट होती है कूलम अपॉन वोल्ट, या इसको हम बोलते हैं फैरेड। तो जैसे पहले हमने पढ़ा था उसको हमने चार्ज की यूनिट पढ़ी थी फैराडे, और ये है फैरेड। तो वो ये दोनों अलग अलग है। तो ये कैपेसिटेंस की यूनिट क्या हो गई, फैरेड। तो इसमें ये जो कैपेसिटेंस का जो C है ये Q और V पे इंडिविजुअली डिपेंड नहीं करता, ये इन दोनों के रेशियो पे डिपेंड करता है। यानी किसी भी चीज की अगर कैपेसिटेंस ज्यादा है तो इसका क्या मतलब है कि वो रिलेटिवली कम पोटेंशियल में ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सकता है। यानी मान लो कि अगर मेरे को 100 कूलम का चार्ज स्टोर करना है, उसके लिए पोटेंशियल मान लो V है। उस चार्ज को स्टोर करने के लिए मेरे को V पोटेंशियल रिक्वायर्ड है, V पोटेंशियल लगेगा। तो कैपेसिटर का अगर किसी भी कैपेसिटर का हाई कैपेसिटेंस है या लार्जेस्ट कैपेसिटेंस है तो इसका मतलब ये होगा कि वो कैपेसिटर उस 100 कूलम चार्ज को इस V से कम पोटेंशियल में कर लेगा स्टोर। यानी वो उसका जो पोटेंशियल होगा उसको मान लेते हैं हम V डैश। नॉर्मल 100 कूलम चार्ज को स्टोर करने के लिए पोटेंशियल चाहिए V, और किसी बहुत सारे जैसे इसको बोल सकते हैं लार्ज अमाउंट का जो कैपेसिटेंस है अगर किसी भी कैपेसिटर का या लार्जेस्ट कैपेसिटेंस है तो उस कैपेसिटर में 100 कूलम चार्ज को स्टोर करने के लिए पोटेंशियल है V डैश। तो उसका मतलब क्या हो गया कि ये जो V डैश है वो V से छोटा है। यानी कैपेसिटेंस जिसकी ज्यादा होगी, मान लो इस जो मार्कर है इसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि ये कंपैरेटिवली कम पोटेंशियल में ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सकता है। ये होती है कैपेसिटेंस की प्रॉपर डेफिनेशन। अब ये C किस पे डिपेंड करता है, ये कैपेसिटेंस डिपेंड करता है उस कंडक्टर की जियोमेट्रिक शेप पे, या जैसे उसको बोल सकते हैं उसकी शेप पे,
उसके साइज पे, या उसकी जो दो कंडक्टर वो कितने दूर रखे हुए हैं उस पे डिपेंड करता है, और या फिर उन दोनों के बीच में हमने कौन सा मीडियम रखा है उस पे डिपेंड करता है। तो इस कैपेसिटर का मेन काम क्या होता है? चार्ज को स्टोर करना। इसके अलावा ये एक बहुत सारे जो सर्किट होते हैं उनका की एलिमेंट भी होता है, और ये जो कैपेसिटर है इसको हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। जैसे कोई पंखा हो गया, कूलर हो गया या फ्रिज हो गया, उसमें आपने देखा होगा एक कंडेंसर लगा हुआ होता है। तो कंडेंसर क्या होता है? वो कैपेसिटर ही होता है, उसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में कंडेंसर बोलते हैं। तो वो चार्ज को कम पोटेंशियल में ज्यादा चार्ज को स्टोर करने के लिए ही लगाया हुआ होता है। तो जैसे नॉर्मली हम अगर कोई पंखा है या कूलर है, उसकी स्पीड कम हो गई या वो कम हवा दे रहा है, तो हम क्या करते हैं? उसका कंडेंसर चेंज कर देते हैं, यानी उसका कंडेंसर खराब हो गया, उसका जो कैपेसिटर है वो खराब हो गया, उसमें चार्ज की लीकेज हो रही है, तो इसलिए हम उसको बदल देते हैं ताकि चार्ज को ज्यादा स्टोर कर सके। तो कैपेसिटर का मेन काम क्या होता है? चार्ज को स्टोर करना। और वैसे हम जब आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट जो पढ़ेंगे, जैसे एसी करंट वाले, उन चैप्टर्स में हम इसका एक और यूज देखेंगे कि जो ये कैपेसिटर होता है वो की एलिमेंट होता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के। तो अभी हमारे इतना ही काम का है कि कैपेसिटर और ये कैपेसिटेंस हमने देख लिया, और इसका यूज क्या होगा? चार्ज को स्टोर करना। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।